हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए घटना चक्र की जो बुक आई हुई है, इस बुक में सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज दे रखा है। तो इस बुक का तीसरा चैप्टर भूगोल है। तो यह वीडियो भारत का भूगोल का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में ये टॉपिक होगा भारत का भौतिक भूगोल, नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास और विविध। तो यह मास्टर वीडियो है भारत का भूगोल का। तो इसको आप लोग 1.5 स्पीड से देख लीजिएगा। और यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए मैंने घटना चक्र टो सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। यूथ का 9 प्रैक्टिस सेट हो गया है और उत्कर्ष पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। तो तीनों प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल पहला टॉपिक है। भारत का भौतिक भूगोल। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमालय से होता है। टिहरी स्थान पर भागीरथी में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को ही गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी एवं यमुना है। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना एवं सोन है। गंगा नदी किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि है। कानपुर गंगा नदी के दाहिने किनारे तथा बनारस बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से निकलती है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमौली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोश है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज निर्माण करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस या राक्षस ताल झील से है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती
एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी सिंधु एवं सतपुरा श्रेणी के मध्य भ्रंश रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को बंगाल का शुक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। स्वर्णरेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी और बेगई। जो स्वर्णरेखा नदी है इसके तट पर जमशेदपुर टाटानगर स्थित है। गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र नदी मानते हैं। कावेरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कोडगू जिले में स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सयोक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश के निकट से भारत में प्रवेश करती है। कपली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर कपली नदी के तट पर स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। आयतन वॉल्यूम की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जल प्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जल प्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। फुलहर झील में गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। लुनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में, चंदुबी झील एवं हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। भारत की नदियों की लंबाई तो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, याद करने के लिए 25-25। गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की 1312 किलोमीटर है। महानदी की 851 किलोमीटर है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत अमरकंटक मैकाल पर्वत से है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है।
दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है। हुंड्रू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। लूनी भूमि वंदित नदी है। घग्गर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। अब देखते हैं तट पर बसे शहर और नदी। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती। हैदराबाद मूसी। नासिक गोदावरी। कोटा चंबल। लुधियाना सतलज। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। उज्जैन छिप्रा। आगरा यमुना नदी। कटक महानदी के तट पर स्थित है। नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में राष्ट्र को समर्पित हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। ब्यास नदी पर पोग बांध बनाया गया है। विश्व का सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। निचली गंग नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान शामिल है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो यहाँ पे एक लाइन कट गया। चंबल नदी पर स्थित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। वर्गी, ओमकेश्वर एवं इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। चूका बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी और सतलज से जल प्राप्त करती है। अब देखते हैं परमाणु केंद्र राज्य किस राज्य में स्थित है। कैगा जो है कर्नाटका में स्थित है। कल्पकम जो है तमिलनाडु में स्थित है। रावत भाटा जो है राजस्थान में है। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में है। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। ओमकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंध है। वगलीहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। हम नेक्स्ट देखते हैं भूजल संसाधन। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग 46.22% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि का प्रतिशत मात्रा 62.82% आता है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66% है। तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग
5.2% है। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निबल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का तृतीय स्थान है। वर्ष 2015-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश एट ए ग्लेंसी 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत क्षेत्र भी कहते हैं, बृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, वाह्य उप हिमालय जो कि लास्ट है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वरीय पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक, धौलाधर, पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। अरावली श्रेणी भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। विंध्याचल, अरावली, सतपुरा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सतपुरा श्रेणी ढक्कन पठार का भाग है। सतपुरा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। सतपुरा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में मिलता है, जो कि 1350 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुंडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। केरल में सह्याद्री को सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। कडावम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कडावम पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम के पास अवस्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेराय पहाड़ियों पर स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। मारखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च K2 की ऊंचाई है 8611। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर एवं नंगा पर्वत के बाद की चोटी है नंदा देवी, चौथे स्थान पर आती है ऊंचाई में। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है
7,816 मीटर। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। थालघाट, भोरघाट व पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। भारत के प्रमुख हिमनद एवं उसकी ऊंचाई, हिमनद दे रखा है इधर, इसकी ऊंचाई दे रखा है। सियाचिन, जिसकी ऊंचाई है किलोमीटर में 76.64 किलोमीटर। वालटोरो 58 किलोमीटर है ऊंचाई। चोगो लुगमा 50 किलोमीटर है। बियाकफो 60 किलोमीटर है। गंगोत्री 30 किलोमीटर है। रुंडुल 19 किलोमीटर ऊंची है। कंचनजंगा 16 किलोमीटर। केदारनाथ 14 किलोमीटर। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे एवं संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो दर्रा दे रखा है इधर और इधर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। वनिहाल जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। नीति उत्तराखंड में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। बुमला अरुणाचल प्रदेश में। माना उत्तराखंड में। जिलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है। जोजिला लद्दाख में। डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक है। तो पर्यटन स्थल और स्थिति देखते हैं। माउंट अब्बू अरावली पर्वत में है। कोडाई कनाल जो है पल्ली पहाड़ी पे है। उटकमंड ऊटी जो है नीलगिरी पर्वत पे है। और शिमला जो है धौलाधार श्रेणी में है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हुई है। भारत की तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की अजंता गुफा अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। और गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र देखते हैं। अब थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। अब वन के बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा पर्वतीय वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। और सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्वतीय शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधे हैं। व्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक वनिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। उत्तराखंड में चीर वनों से प्राप्त होने वाला लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वन परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। फर्न
में फूल नहीं होते। अब खनिज संसाधन देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। वेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार तांबे का भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश है। और इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018-19 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। सांभर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर से ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। नुनमाटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य 2019-20 के अनुसार राजस्थान है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अबरख उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के जिले जालौन, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हरिमपुर एवं बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप का व्यापक भंडार है। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अबरख संसाधन सर्वाधिक है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं माकूम में खोदा गया है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। विंध्य शैली में चूना पत्थर का बृहद भंडार पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैली में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। केंद्रमुखी लौह क्षेत्र है। कुंद्रे मुखी लौह क्षेत्र है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी उत्पादन होता है। 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडारण वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। वर्ष 2019-20 में कोयला उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है। रायपुर में हीरा युक्त किम्बरलाइट का बृहद भंडार पाए गए हैं। भारत के कोयला उत्पादन में नागपुर का सर्वाधिक योगदान है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का सर्वाधिक योगदान है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। विश्रामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है।
सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में अवस्थित है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण वर्ष 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ किया गया था, जो कि वर्ष 1971 में तैयार हुआ। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है। कैगा कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर अवस्थित है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के सुइल नदी पर अवस्थित है। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतरों के मध्य है। 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैगिनॉट जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। कर्क रेखा पर पड़ने वाला भारत के राज्य कुल 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी बिहार का पटना, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, कर्नाटक का बेंगलुरु राजधानी, गुजरात का गांधीनगर, तमिलनाडु का चेन्नई, नागालैंड कोहिमा, हरियाणा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, मेघालय शिलांग, हिमाचल प्रदेश शिमला, मिजोरम आइजोल, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, झारखंड की राजधानी रांची है। आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार कैपिटल सिटी अमरावती है। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी उसका दिल्ली का नई दिल्ली है। लक्षद्वीप का कवरत्ती है। जम्मू कश्मीर का जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी का पुडुचेरी है। दादर एवं नागर हवेली और दमन व द्वीप का दमन है। लद्दाख का लेह राजधानी है।
अब देखिए, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात है। अफगानिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख बस। चीन के साथ सीमा स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करने वाला 5 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश से और म्यांमार से और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के साथ लगती है। समुद्र पार भारत की सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ 3 समुद्र हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। भारत के त्रिपुरा राज्य की तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हिमालय का विस्तार अराकान युमा म्यांमार तक है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह परीक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 836 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक द्वीप सलसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीप कच्छ के रण में स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीकीय कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाला कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना वसा मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 भवनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश इम्पोर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। 7 सिस्टर के नाम से ये प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, 64,473 है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में विस्तृत है। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है।
भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ है। जलवायु तथा मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषता पाई जाती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मौसम से ही होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का परिवर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। मानसरोवर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। वर्षा के जलों का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल मुख्य भूमि से होता है। वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। टाइम जोन देखते हैं। भारत की पारंपरिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि स्थानों से गुजरता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास देखते हैं। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले विश्व के 7वां स्थान भारत में विश्व का 17.5% जनसंख्या निवासित है। तो विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है और विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। 2001 और 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। चीन भारत
संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ाते हुए वर्ष 2070 तक कर दिया गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमशः सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ है 27.9%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26%, उसके बाद 25.4%, बिहार में हुआ है, मणिपुर में 24.5%, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 23.6% हुआ है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य नागालैंड है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है 0.6%, केरल में 4.9%, और उसके बाद गोवा में 8.2%, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद सिक्किम में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य बिहार का है, जनघनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद 1028, केरल का 860 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 829, उसके बाद हरियाणा का है 553। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है, नागालैंड का 119 है, हिमाचल प्रदेश का 123 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्य हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके बाद मेघालय, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है केरल। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले 3 राज्य हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862। साक्षरता दर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल में 94% है, मिजोरम में 91.3% है, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2% है, हिमाचल प्रदेश में 82.8% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य बिहार में 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है, राजस्थान में 66.1% है, झारखंड में 66.4% है, आंध्र प्रदेश में 67.0% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 राज्य बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 राज्य केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 3 राज्य बिहार है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद झारखंड है। हेलो फ्रेंड्स, UP पेट के घटना चक्र के लिए बुक आई हुई है। उस बुक से 3rd चैप्टर भूगोल का विविध देखेंगे इस वीडियो में। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरोंजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ हुमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। कछारी मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कछारी मिट्टी देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्र को वांगर
कहते हैं। निम्नतम काप मिट्टी क्षेत्र को खादर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में वांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। समांतर दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका क्ले के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इसमें से इस प्रकार है। अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलकता होती है। लाल मिट्टी को लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलती है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारता को बताता है। अधिक अम्लता या अधिक क्षारता मिट्टी समानता फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 5 के मध्य होना चाहिए। मिट्टी की क्षारता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण और नालिका अपवर्तन के कारण हुआ है। जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाने को मृदा अपवर्तन कहते हैं। मृदा अपवर्तन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपवर्तन के कारण भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपवर्तन का कारक जल है। वही शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारक वायु है। मृदा अपवर्तन प्राकृतिक कारकों का ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाकल्पों का भी परिणाम होता है। जलीय अपवर्तन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें कोशिका क्रिया उतनी प्रभावशाली होगी। जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका क्रिया उतना ही कम प्रभावी होगा। भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। केचुआ मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केचुआ को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से गुजरात सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एजोला एवं नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। पाटजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को राड के नाम से जाना जाता है। भारत की मिट्टियों में रेगूर मिट्टियाँ बोसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकल का प्रयोग किया जाता है। टाटा स्टील या टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत का प्रमुख लौह इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित टिस्को कारखाने का स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ तथा रूस के सहयोग से की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ देता है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्ष 1965 में निगमित की गई। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्युमिनियम एवं कॉपर का उत्पादन करती है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा में की गई थी। डुंडीगल हैदराबाद में वायु सेना अकादमी है। डुंडीगल हैदराबाद में भारतीय वायु सेना अकादमी है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स VLW या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW बनारस में स्थित है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। मथुरा में तेल शोधक कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से की जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। 1 मई 2020 के अनुसार चुनार मिर्ज़ापुर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चुर्क सोनभद्र एवं डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विख्यात है। भारत में जलयान का कारखाना वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा है। विशाखापट्टनम, कोलकाता, गोवा, मुंबई तथा कोची भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में की गई थी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार वर्तमान में झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने दक्षिण बम्बई स्पिनिंग मिल की स्थापना क्वासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। पंजाब राज्य के लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र को क्योझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। भारत में नारवापहार खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली में आरंभ की गई थी। उसके बाद कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत का सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर। भारत की स्वर्ण चतुर्भुज
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में 18,317 किलोमीटर पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और 500 से अधिक जनसंख्या वाले एवं विशेष राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दूर है। जब उस समय रेल मार्ग बना था तो 34 किलोमीटर दूर था और 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। रेल मार्गों की चौड़ाई पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 mm या 5 से 1/2 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कलका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आता है। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी है। सिक्किम को छोड़ भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। रेलवे जोन और उसका मुख्यालय देखते हैं। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय CST मुंबई महाराष्ट्र में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, बिहार में पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर, उड़ीसा में उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव, असम में उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, राजस्थान में है दक्षिण रेलवे का चेन्नई, तमिलनाडु में दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता, पश्चिम बंगाल में दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, कर्नाटका में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर मध्य प्रदेश में, कोलकाता मेट्रो रेलवे का कोलकाता पश्चिम बंगाल में, दक्षिण तटीय रेलवे नवीनतम रेलवे जोन है विशाखापट्टनम में है। दीनदयाल कंडाला बंदरगाह कंडाला क्रीक में अवस्थित है तथा यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर दूर है। गुजरात के में अवस्थित है। दीनदयाल कंडाला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम में मुरमुगाओ पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरिक बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। वर्तमान में भारत में 15 प्रमुख बंदरगाह है जो निम्नवत है: श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, वी.ओ. चिदम्बरनार पूर्व नाम, तूतीकोरिन, उसके बाद कोचीन, न्यू मंगलोर, मुर्मुगाओ, उसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र,
कमराजार एन्नौर एवं दीनदयाल कंडाला पोर्ट। कमराजार एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। खुला सागरिक बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। नौहा सेवा पतन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। भारत के बंदरगाहों में से कंडाला बंदरगाह एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में अवस्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जनरत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को कहा जाता है। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चलास नामक घास बुंदेलखंड में बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा और ऊंचा देखते हैं। सबसे ऊंचा चोटी गाडविन आइस्टीन केटू है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में है भागीरथी नदी में। उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम मेघालय में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अब ये गोरखपुर नहीं है, हुगली बन रहा है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नदी थी माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में स्थित है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला प्रश्न भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष है तो 1921 है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है तो नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड की दशकीय जनसंख्या 2001 से 2011 वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6% रही है। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में 19,78,502 है, जबकि 2021 में नागालैंड की जनसंख्या 19,90,036 थी। इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या में कुल 11,534 की कमी आई है जो कि ऋणात्मक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है तो पश्चिम बंगाल का। इस विकल्प के अनुसार में 4 विकल्प जो दे रखा है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो अब भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है।
पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है तो कोरोमंडल तटीय मैदान, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी पॉइंट से केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो यह अपनाया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पे, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था तो अंगारा लैंड का, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसके भाग थे। पैंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थलों खंडों में हुआ। इसके उत्तर खंड को अंगारा लैंड और दक्षिण खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है समुद्री सीमा लगती है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है। ये देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो स्थलीय सीमा नहीं लगती है भारत की श्रीलंका से। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा है भारत और श्रीलंका, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। पाक जलडमरू भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम के मन्नार खाड़ी को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है, ए भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गार्डविन आइंस्टीन है तो यह एक शिखर है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गार्डविन आइंस्टीन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फीट। उसके बाद यह प्रश्नकाल के समय जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित था एवं 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। बालतोरा हिमनद स्थित है, तो बलतोरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद बियापो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 21.67%, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। वन रिपोर्ट 2021 आ चुका है, तो आप लोग उस रिपोर्ट को देख लीजिएगा करंट अफेयर के वीडियो में जाके। वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा। यह 2019 के रिपोर्ट के आधार पर दे रखा है, लेकिन 2021 के रिपोर्ट के आधार पर भी इसी के आसपास ही है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है तो देवप्रयाग है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों के संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है।
दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं तो दोआब कहते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण एवं प्रबंधन की एक विधि है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरे के लिए फेमस है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है तो रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान तथा वीरभूमि जिलों में स्थित है। यहाँ प्राप्त कोयला उच्च श्रेणी का है, किंतु उसके नमी का अंश अधिक है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील जो कि रेलों और तापीय विद्युत संयंत्र के लिए प्रयुक्त होता है।